अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग उप वर्गीकरण की जांच से कौन सा आयोग संबंधित है? तो गाडगिल समिति पश्चिमी घाट से संबंधित है। कस्तूररंगन आयोग नई शिक्षा नीति से संबंधित है। जी रोहिणी आयोग ये ओबीसी के उप वर्गीकरण से संबंधित है। कालेलकर आयोग भी ओबीसी से ही संबंधित है, लेकिन उप वर्गीकरण से जी रोहिणी आयोग। ठीक है, तो हम देखते हैं हाल ही में क्या हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग को ओबीसी के उप वर्गीकरण की जांच करने के लिए कार्यकाल का विस्तार किया है। ओबीसी में भी कई उप वर्गीकरण होते, कई जाति होती, तो उनका वर्गीकरण किया जाएगा कौन किस लेवल पर समृद्ध है नहीं है। ठीक है, 2015 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिश की थी कि ओबीसी को अत्यंत पिछड़े वर्गों और अधिक पिछड़े वर्गों और पिछड़े वर्गों में बांटा जाना चाहिए। 3 कैटेगरी इनकी बना दो, जो अत्यंत पिछड़े हैं, थोड़े पिछड़े हैं और अधिक पिछड़े हैं। ठीक है, इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति के अनुमोदन से आयोग का गठन किया गया, रोहिणी आयोग। 2021 में आयोग ने ओबीसी को 4 उप श्रेणियों में विभाजित करने तथा 27% आरक्षण को क्रमशः 2, 6, 9 और 10% में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया। यानी जो अत्यंत पिछड़े वर्ग हैं, अधिक पिछड़े हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनको 2 से 9, 10% में इस 27% आरक्षण को बांटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची का भाग है। ऐसी इंटेंजिबल थिंग्स आर्ट को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया जाता है, तो उसके अंतर्गत कौन सा इसमें शामिल है, उसने ये पूछा है। हाल ही में भारत को 4 साल के लिए पॉइंट टू बी नोटेड में लॉट 4 साल के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 कन्वेंशन के अंतर सरकारी पैनल के सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 38 मूर्त विरासत धरोहर स्थल हैं और 13 अमूर्त इन्हें छुआ नहीं जा सकता। जैसे कोई आर्ट हो गई, किसी की कला हो गई, मान लीजिए आप किसी चीज़ को बनाने में सिद्धहस्त है, लेकिन वो आपके अंदर ही कला है ना, उसको कुछ छू नहीं सकता। कुछ चीज़ें इंटेंजिबल होती हैं, उन्हें ही अमूर्त बोला जाता है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में वैदिक जप की परंपरा है, रामलीला, कुटियाट्टम, रामवन, गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्योहार, मुदेटू केरल का नृत्य नाटक, कालबेलिया, छऊ नृत्य, लद्दाख का बौद्ध जप, मणिपुर का संकीर्तन, पंजाब की ठटेरा द्वारा बनाए जाने वाले पीतल, योग, नवरोज और कुंभ मेला, ये अमूर्त विरासत है। 13 है। ठीक है, गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, यह अमूर्त विरासत का भाग नहीं है। ओके, हम छऊ नृत्य के बारे में देख लेते हैं। छऊ नृत्य क्या है, एक मुखौटा नृत्य है, मुखौटा पहनकर किया जाता है। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में आदिवासियों का मार्शल डांस है ये। छऊ अपनी ताकत और जीवटता के लिए जाना जाता है। इसमें 3 उप प्रकार है, पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ और सेरीकेला छऊ। ठीक है, कालबेलिया नृत्य के बारे में हम जान लेते हैं। यह राजस्थान की कालबेलिया जनजाति की पारंपरिक शैली की अभिव्यक्ति है। कालबेलिया जनजाति राजस्थान की है और केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं और संगीत प्रदान करते हैं, नृत्य केवल महिलाएं करती हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे बहिष्कृत हितधारणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो बहिष्कृत हितधारणी सभा का गठन बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा किया गया था। ठीक है, हाल ही में चर्चा में क्यों, क्योंकि अम्बेडकर जी से जुड़े 2 स्थानों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा। अम्बेडकर जी का जन्म, भारतीय संविधान के जनक हैं ये, 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के हिंदू महार जाति में हुआ था, महू इंदौर में। ठीक है, समाज में भारी भेदभाव का इनको सामना करना पड़ा। वाकई इनको इतना शोषण का शिकार हुआ, इतना भेदभाव, फिर भी वो व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर पहुंचा। उन्होंने सोच लिया था कि समाज में बदलाव लाना है। उनका योगदान ही है कि आज हम अपने अधिकारों के प्रति हर व्यक्ति सजग है, चाहे वो किसी भी तबके का हो, कुछ अपवादों को छोड़कर। लेकिन काफ़ी सुधार तो हुआ है और आई होप आगे भी बहुत सुधार होगा। कम से कम हम लोगों का तो ये दायित्व होना ही चाहिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे, हमने संविधान को पढ़ा। अगर हम भी वैसा ही व्यवहार करते जो प्राचीन समय में होता आता है, तो हमारे पढ़े लिखे होने पर हमको शर्म आनी चाहिए।
देखते हैं इसमें। समाज में इनको भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा क्योंकि महाजाति को उच्च वर्ग द्वारा अछूत के रूप में देखा जाता था। 1923 में इन्होंने बहिष्कृत हितधारणी सभा की क्या की थी, स्थापना की थी, जो दलितों के बीच शिक्षा संस्कृति के प्रचार के लिए कार्य करती थी। अम्बेडकर जी ने हर बार लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, 30, 31, 32। 1932 में गांधी जी के साथ उन्होंने पुनः समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। 1990 में इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कुछ इनकी कृतियां हैं, रचनाएं हैं। मूक नायक समाचार पत्र है इनका। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल्स इनकी रचनाएं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये आपको बताना है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको पता ही नहीं होगा। तो FAO के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। FAO अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन है और ये अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और WHO द्वारा संयुक्त रूप से विश्व में खाद्य सुरक्षा पोषण स्तर रिपोर्ट जारी की जाती है। सब मिलकर करते जा रहे हैं इसको। ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च अल्प पोषण है। लगभग जनसंख्या के 16% लोग हाई लेवल पर अल्प पोषण के शिकार हैं। दुर्बलता 17% है, नाटापन 31% है, विशिष्ट स्तनपान अभ्यास केवल 58% है। 58% महिलाएं ही हैं जो अपने बच्चों को फीडिंग कराती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं FAO के बारे में। यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। ठीक है। 1945 में स्थापना हुई थी। रोम इटली में हेडक्वार्टर है। रोम इटली की लोकेशन आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में जाकर, इटली के आसपास क्या क्या कौन सी सीमा है, कोई सागर, पहाड़ी, ज्वालामुखी वगैरह। ठीक है। FAO की स्थापना की वर्षगांठ मनाई गई है के लिए हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब मनाते हैं, खाद्य सुरक्षा दिवस। प्रमुख प्रकाशन कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है FAO। तो विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट, कृषि जिन्स बाजार की स्थिति रिपोर्ट, सोको और विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक को ये जारी करता है। मानगढ़ पहाड़ी जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाने का प्रस्ताव है, किस राज्य में स्थित है, ये आपको बतानी है। कौन सी मानगढ़ पहाड़ी। तबियत तो ठीक नहीं है, सर्दी है आज मुझे। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने राजस्थान की मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय को पत्र सौंपा। मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। राजस्थान गुजरात की सीमा पर अरावली पहाड़ियों में। कहाँ है मानगढ़ पहाड़ी? राजस्थान गुजरात की सीमा पर अरावली पहाड़ियों में बांसवाड़ा जिले में स्थित है। आदिवासी विद्रोह स्थल है जहाँ 1500 से अधिक भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का नरसंहार हुआ था। इस स्थान को आदिवासी जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा राजस्थान को इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने संशोधित की है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पयोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। तो PT उषा को पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। PT उषा हाल ही में चर्चा में क्यों रही है, उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। ठीक है। उनका पूरा नाम है पिलाबुलु कंडी थेरा थेका पराम्बिल उषा। PT उषा जन्म केरल के कोझिकोड में हुआ था। भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी कहा जाता है उनको। संगीतकार इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े और B विजेंद्र प्रसाद को भी राज्यसभा में मनोनीत किया गया। इन 4 लोगों को PT उषा, संगीतकार इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े, B विजेंद्र प्रसाद को भी अभी राज्यसभा में क्या किया गया है, मनोनीत किया गया। आपको बता दें कि राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय को 12 लोगों को मनोनीत करने की अधिकारता प्राप्त है। और आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत वो मनोनयन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रथ यात्रा उत्सव संबंधित है। तो रथ यात्रा उड़ीसा का पर्व है और तीनों भगवान जो होते हैं, भगवान कृष्ण, देवी सुभद्रा, भगवान बलभद्र, तीनों की झांकियां निकाली जाती हैं इसमें। हाल ही में पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा संपन्न हुई है, शुरू हुई है। और पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम, बहन सुभद्रा, तीनों का रथ निकलता है साथ में। एक वार्षिक त्यौहार है ये और पारंपरिक त्यौहार भी है। इसका 9 दिनों तक आयोजन चलता है। इस यात्रा का जो वापसी महोत्सव है उसको बौद्ध यात्रा बोलते हैं।
भगवान जगन्नाथ के रथ की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है, जबकि देवी सुभद्रा का रथ सबसे छोटा होता है। जब उनकी वापसी होती है यात्रा की तो उसको बहुधा यात्रा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में भारत की तरफ से G20 के लिए शेरपा कैसे नियुक्त किया गया। शेरपा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस मीटिंग की पूरी मैनेजमेंट को देखता है, किससे बात करनी, क्या बात करनी, कैसे क्या व्यवस्था रखनी है, तो उसको शेरपा बोला जाता है। तो G20 की जो 2023 में भारत में मीटिंग होने वाली है उसके लिए शेरपा कैसे नियुक्त किया गया है, तो शेरपा नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत जी को। ठीक है, नीति आयोग के जो पूर्व CEO है, वर्तमान CEO कौन है नीति आयोग के, चलिए बताइए वर्तमान CEO कौन है नीति आयोग के। हाल ही में चेंज हुए, आपको पता होना चाहिए। तो G20 के लिए उन्हें शेरपा बनाया गया अमिताभ कांत को। G20 विश्व के 20 देशों का समूह है, इसमें 19 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं और यूरोपीय संघ एक साथ होता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक अध्यक्ष के रूप में इस अंतर्राष्ट्रीय निकाय का संचालन करेगा, जिसमें आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किया जाएगा। G20 दुनिया की उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को एक साथ लाता है। G20 2022 में जो सम्मेलन हो रहा है वो इंडोनेशिया बाली में होगा, 2023 में भारत में होगा। न्यू दिल्ली या कश्मीर कहीं भी हो सकता है, अभी भारत सरकार का प्लान है। ठीक है, भितरकनिका मैंग्रोव वन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भितरकनिका आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं हम। भितरकनिका मैंग्रोव वन जो है उड़ीसा राज्य में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की मैंग्रोव परिक्षेत्र है। ब्राह्मणी और बैतरणी नदी, पूछ लेंगे भितरकनिका जो मैंग्रोव क्षेत्र है किन नदियों के बीच है, तो ये ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी के बीच में फैला हुआ है। मैंग्रोव केवल उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों के भीतर आर्द्रता एक तट रेखाओं के साथ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, केवल उष्णकटिबंधीय और या उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों के भीतर। ये बेहद कम तापमान का सामना नहीं कर सकते, एक एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, ये नमकीन मिट्टी में समुद्र के तटों पर वहाँ भी जड़ें जमा सकते हैं जहाँ ज्वार की पहुँच हो। यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण रामसर आर्द्र भूमि में से एक है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में ये सूचीबद्ध भी है। ठीक है, कौन सा देश वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट सूचकांक 2022 में शीर्ष पर है, तो वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी करता है IMD। ठीक है, इसने हाल ही में 2022 का सूचकांक जारी किया है। डेनमार्क 63 देशों की सूची में फर्स्ट रहा है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में डेनमार्क फर्स्ट रहा है। और भारत जो है एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि की है, 43वें से 37 स्थान पर पहुंच गया, जिसका मुख्य कारण आर्थिक प्रदर्शन में वृद्धि हुई है। यह सूचकांक 4 कारकों पर आधारित है: आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यापार दक्षता, आधारभूत संरचना। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वाक्य भारत के राष्ट्रपति की योग्यता के संदर्भ में सही नहीं है। भारत के नागरिकों बिल्कुल सही है। 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका, गलत, क्योंकि 35 वर्ष की आयु है। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं, सही है। लाभ के पद पर ना हो, ये भी सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। हाल ही में क्या हुआ है, 18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र प्रारंभ होने के साथ ही राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 58 में वर्णन है। आपसे पूछ लेंगे कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की योग्यता के बारे में बतलाता है, तो अनुच्छेद 58 भाग 5। क्या क्या योग्यता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, फर्स्ट, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कौन सा पद लाभ का होगा, कौन सा नहीं होगा। जितने मंत्री सांसद वगैरह होता है उनको लाभ के पद की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है राज्य का प्रमुख होता है, राज्य मीन्स होता है हेड ऑफ स्टेट, पूरा भारत राज्य। यह राज्य का मतलब किसी MP UP बिहार से नहीं है, नागालैंड से नहीं है, जम्मू कश्मीर से नहीं है, तमिलनाडु कर्नाटक से नहीं है। राज्य का मतलब संपूर्ण देश से है, संप्रभु राष्ट्र से। ठीक है, भारत के पहले नागरिक होते हैं राष्ट्रपति महोदय और राष्ट्र की एकजुटता अखंडता के प्रतीक होते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में विस्तार से देखेंगे हम। 1989 में क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की तत्कालीन शासी परिषद द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और विश्व जनसंख्या दिवस 2022 का विषय क्या है, 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर,
अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। ठीक है, ये इसकी थीम है। तो 8 बिलियन की दुनिया आप याद रखेंगे। यह दिन पहली बार 11 जुलाई 1990 को 90 देशों में एक साथ मनाया गया था। सबसे पहले 1990 में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? बताइए, आपने संविधान पढ़ा हो तो। शराब का निषेध, काम करने का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, सूचना का अधिकार। कौन सा निषेध तत्व नहीं है? रिकॉल कीजिए, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आर्टिकल 91A के तहत यह मूल अधिकार है। ओके, तो ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 3751 में DPSP का वर्णन है। 39 पुरुषों महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, 41 काम करने का अधिकार, 47 नशीले पेय, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने के बारे में बात की गई है। सूचना का अधिकार जो है RTA 2005 एक अधिनियम है, मूल अधिकार की श्रेणी में आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखते हैं हम। हाल ही में एंथ्रेक्स बीमारी किस राज्य में पाए गए? एंथ्रेक्स बीमारी के जो मामले हैं किस राज्य में पाए गए हैं? तो एंथ्रेक्स के जो मामले हैं हाल ही में वो केरल के त्रिशूर में पाए गए हैं। यह बीजाणु बनाने वाले बैक्टीरिया के कारण होने वाली गंभीर संक्रामक बीमारी है। वहाँ के दक्षिणी राज्यों में यह पाई जाती है। एंथ्रेक्स के बारे में हम देखते हैं। यह बेसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया, इसे मेलिग्रेंट पस्ट्यूल या बूल सार्टर रोग के नाम से जानते हैं। यह बैक्टीरिया प्राकृतिक रूप से मिट्टी में मिलता है। WHO के अनुसार यह शाकाहारी जीवों की बीमारी है। तो एंथ्रेक्स किससे होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, बेसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया से। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? बूल सार्टर या मेलिग्रेंट पस्ट्यूल। यह प्राकृतिक रूप से मिट्टी में पाया जाता है। WHO के अनुसार यह शाकाहारी जीवों की बीमारी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैकमोहन रेखा किसके बीच में पाई जाती है, किसको परिभाषित करती है? तो वो है आपकी भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा पाई जाती है। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। 1914 में ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत यह अस्तित्व में आई थी। इस सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जिनकी समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका थी। और रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का क्या करती है? निर्धारण करती है। ठीक है, किस देश की सीमा काला सागर से स्पर्श नहीं करती है? बताएं। रोमानिया, जॉर्जिया, बुल्गारिया, सर्बिया। बताइए, अगर आपने मैप देखा होगा या अभी मैप रख के बैठे होंगे तो जरूर बताएंगे कि किसकी सीमा स्पर्श नहीं करती है। हाल ही में रूस यूक्रेन की वजह से काला सागर बहुत चर्चा में रहा है। काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है, जो कच्छ जलडमरू द्वारा अरब सागर से जुड़ा। मैंने अभी पूछा था ऊपर आपसे कि काला सागर और अरब सागर के बीच कौन सी जल संधि है, तो वो है आपका कच्छ स्टेट। ठीक है, काला सागर के सीमावर्ती देश हैं रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया नहीं है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको काला सागर को जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, तो कौन कौन से देश हैं इसमें? यूक्रेन है, रोमानिया है, सोफिया है, टर्की है, ठीक है, जॉर्जिया है और रूस और बुल्गारिया। ठीक है, ये सारे देश इससे संबंधित हैं, सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के बारे में हम देखेंगे। हाल ही में चर्चा में क्यों है? हाल ही में पशुपालन डेयरी मंत्री ने नई दिल्ली में भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में 2022 में। विश्व पशु स्वास्थ्य का सम्मेलन वन हेल्थ दृष्टिकोण पर आधारित है। वन हेल्थ का मतलब होता है सभी की हेल्थ को दृष्टिकोण रखें, चाहे पशु, मानव हो, किसी की भी हेल्थ हो, वन हेल्थ का दृष्टिकोण होता है। लोगों का स्वास्थ्य, जानवरों का स्वास्थ्य हमारे साझा पर्यावरण के निकटता से जुड़ा है। WHO ने वन हेल्थ दृष्टिकोण से संबंधित 117 बीमारियों को अधिसूचित किया है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में हम देखते हैं। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन जो है अंतर सरकारी संगठन है, पशुओं के स्वास्थ्य सुधार से संबंधित है। 2018 तक संगठन में भारत सहित 142 सदस्य देश शामिल थे। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन पेरिस, फ्रांस में स्थित है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं,
वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक नवाचार सूचकांक वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स। बताओ, वाइपो जारी करता है इसको, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। पिछले कई वर्षों से वैश्विक नवाचार सूचकांक GII की रैंकिंग में लगातार भारत में सुधार हुआ है। भारत इस रैंकिंग में 2015 में 81वीं पर था, 2021 में 46वीं पर आ गया। GII को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इनोवेशन संपत्ति क्या बोलते हैं, प्रोस्पेरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी है, मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रही अभी। वाइपो द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारत नवाचार सूचकांक को GII की तर्ज पर नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम विश्व नवाचार सूचकांक की बात करें तो वाइपो जारी करता है और भारत नवाचार सूचकांक को नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में जान लेते हैं हम। यह संयुक्त राष्ट्र की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। यानी संयुक्त राष्ट्र की कितनी विशिष्ट एजेंसियां? 15। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में 193 सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य है। 193 टोटल है। ठीक है, इसका ये होता है कि बौद्धिक क्षमता, किसी की बुद्धि के द्वारा कोई चीज़ विकास की जाती है, डेवलप की जाती है, उसको संरक्षण प्रदान करता है ताकि हर व्यक्ति अपनी बुद्धि से एक नया इनोवेशन कर सके। क्योंकि अगर संरक्षण नहीं मिलेगा, मान लो मैंने कोई इनोवेशन किया और आपने उठा कर चुरा के उसको अपना बना दिया, तो फिर व्यक्ति क्यों करेगा इनोवेशन? इसलिए वाइपो संरक्षण प्रदान करता है कि आपकी खोज है, आपकी बुद्धि से किसी चीज़ का आविष्कार हुआ है, किसी चीज़ का निर्माण हुआ है, तो आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसलिए ताकि मानव इनोवेशन को बढ़ावा मिले, मानवीय क्षमताओं का भरपूर यूज हो सके। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है चीज़ें क्लियर करने का। स्टेज यूरोपी इकोनॉमी पॉलिटिक्स किस तरीके से रिलेट करके पढ़ना है करंट को। लेक्चर पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें, फीडबैक देना ना भूलें। आपका फीडबैक मुझे इम्प्रूवमेंट में मदद करेगा। प्लीज़ फीडबैक जरूर दिया करें। मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ, लेकिन आप लोग देते ही नहीं है। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जो मेरा साइंस का लेक्चर है, आपको कैसा लगा? आपने फीडबैक दे के बताया नहीं तो आप ज़रूर उसके बारे में ही बताएं। तो आज का हम यही समापन करते हैं। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।